अगर हर प्रश्न में आज इस वीडियो से अगर आपके 1/2 आधा मार्क्स हर प्रश्न में अगर बढ़ता है तो आपके 3 मार्क्स आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर जहां आप 15-16 अगर आपको मिलते तो 18-20 तक आप ला सकते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फाइनल स्कोर पर, हिंदी के फाइनल स्कोर पर डालेंगे। जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस में हिंदी के प्रश्न पत्र में 100+ अंक कैसे प्राप्त करें कि इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की यूपीपीसीएस मेंस के हिंदी के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसके बारे में। 20 नंबर का आपका ये प्रश्न आता है जिसमें आपको 2 पत्र का और खा पार्ट में पूछे जाते हैं। एक पार्ट में आपको परिभाषा, विशेषताएं और प्रारूप बनाने के लिए कहा जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको एक सिचुएशन दी हुई होगी जिसके आधार पर आपको एक पत्र का प्रारूप तैयार करना होगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है। अब जैसा कि सिर्फ 2 दिन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, 26 तारीख से एग्ज़ाम आपका प्रारंभ है, आप लोग तैयारी लगातार कर रहे होंगे। अब हम शॉर्ट में इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे मार्क्स कम करती हैं और वो क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा हर प्रश्न में आधा नंबर बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा अगर परिवर्तन अब नहीं आ सकता है, लेकिन लास्ट मिनट के लिए कुछ चीज़ों को कैसे ध्यान रखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हर प्रश्न में आधा नंबर भी हमारा बढ़ता है तो अब जैसे प्रश्न नंबर 1 पूछा जाता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें प्रश्न का में आपसे एक गद्यांश आपको दिया जाता है प्रश्न 1 में, जिसके पहले पार्ट में आपको गद्यांश का भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है। दूसरे में कोई प्रश्न दिया जाता है गद्यांश के आधार पर उसका अर्थ या उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। तीसरे पार्ट में गद्यांश में कुछ रेखांकित पंक्तियां होती हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जाता है। अब जैसे कि ऊपर आप देखेंगे तो इस गद्यांश में 1, 2, 3 और ये 4 रेखांकित पंक्तियां हैं। इनके 4 के अर्थ स्पष्ट करने हैं। इस तरह से आपको 1, 2 और 4 6 प्रश्न आपको आंसर करने हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपका पहला जो प्रश्न होता है वो 5 नंबर का, दूसरा होगा वो भी 5 नंबर का। लगभग ऐसे ही नंबरिंग होगी, वो आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र के सम्मुख लिखी हुई होगी। तीसरा प्रश्न होता है 20 नंबर का, पूछा जाता है। अब स्पष्ट है कि अगर ये 20 नंबर का है तो इसमें लिखना भी ज़्यादा होगा, ये लेंदी होगा। आपने अभी देखा ऊपर 4 पंक्तियां हैं, रेखांकित पंक्तियां, जिनकी आपको व्याख्या लिखनी है। तो इस तरह से इसमें भी 4 प्रश्न आ जाते हैं, तो ये सारे 5-5 अंक के ये भी हो जाते हैं। अगर हर प्रश्न में आज इस वीडियो से अगर आपके 1/2 आधा मार्क्स हर प्रश्न में अगर बढ़ता है तो आपके 3 मार्क्स आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर जहां आप 15-16 अगर आपको मिलते तो 18-20 तक आप ला सकते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फाइनल स्कोर पर, हिंदी के फाइनल स्कोर पर डालेंगे। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें आंसर करना है। सबसे पहले हम जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपको गद्यांश दिया है, आप गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ उसके दिए हुए प्रश्नों को अंडरलाइन कर लेंगे। पहला भावार्थ पूछा है, फिर ये प्रश्न कौन सा पूछा है इस पर ध्यान देंगे, और रेखांकित पंक्तियाँ क्या हैं, रेखांकित पंक्तियाँ कौन सी हैं, इन पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद आप सीधे फिर से आप गद्यांश पर पहुँचेंगे। गद्यांश में आने के बाद अब आपको ये जानना है कि गद्यांश का भावार्थ हमें लिखना है, कितना लिखना है। तो वो जनरली जितना हमें गद्यांश दिया जाता है उसका हमें 1/2 भाग आधा लिखना होता है। अब गद्यांश में कितनी लाइनें दी हुई हैं, कितने अक्षर दिए हुए हैं, इसके लिए हमें एक स्वस्थ लाइन, मान लिया ये है, इसमें सारे शब्दों को हमें गिन लेना है। ये ना, की, का, के सबको गिन लेना है। जैसे इस गद्यांश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 शब्द इस गद्यांश में दिए हुए हैं। फिर हम देखेंगे इस गद्यांश में
कितनी पंक्तियाँ हैं, तो हम देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। लगभग इसमें 21 पंक्तियाँ हैं, तो हम सीधे से इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे, सीधा देखेंगे कितने शब्द इस गद्यांश में हो रहे हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 21 3 63, 21 और 6 27, लगभग 273 आपके पास शब्द आ गए हैं। इस गद्यांश में 273 शब्द हैं। एग्जैक्ट की चिंता नहीं करेंगे, आपको एक अनुमानित लगाना है। इस तरह से आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे। फिर इसका आपको 1/2 करना है। इसको जब आप 1/2 करेंगे तो लगभग इसकी शब्द सीमा 136.5 आ रही है। तो इस तरह आप इस गद्यांश का, आपको इस गद्यांश को जो लिखना है लगभग 125 से 145-50 शब्दों की सीमा के बीच में इस गद्यांश को आपको लिखना है, भावार्थ को। अब इस भावार्थ को आप 125-45 कैसे लिखेंगे, जो इस वीडियो में मेंस के मैंने बताया था, जब आंसर को लिखना है, अटेम्प्ट करना है, आप देखेंगे तो 125 शब्द आपको लगभग 8 नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखने रहेंगे। वहाँ मैंने बताया था कि अगर आपको अपना राइटिंग देखना है, अलग अलग लोगों का राइटिंग अलग अलग होता है, किसी का राइटिंग छोटा होता है तो वो एक लाइन में ज़्यादा शब्द लिखता है, किसी का राइटिंग बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा शब्द लिखता है कोई, तो उसका एक लाइन में कम शब्द आते हैं। तो आप लोग देख लेंगे कि आपके एक लाइन में कितने शब्द बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको 125 या 130 शब्द जो लिखने हैं उससे आप भाग दे देंगे, तो आपके पास लाइनों की संख्या आ जाएगी। मान लिया आप एक लाइन में 8 शब्द लिख रहे हैं, तो सीधे से आपके पास 15 लाइनें लगभग आ जाएंगी। आप 15-16 लाइनें लिख देंगे। इस तरह से आप लाइनों की संख्या निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1/2 आपको लिखना है तो कितना, इस पर कितनी लाइनों में आपका 1/2 हो जाएगा। जब आप एक बार में इतना काम कर लेंगे फिर आप बढ़ेंगे भावार्थ की तरफ। अब हम भावार्थ को कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो एक जो मानक हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं, अब वही हमारे दिमाग में भावार्थ का प्रारूप, भावार्थ के शब्द गूंजते रहते हैं, वही भाषा भी गूंजती है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आपने पढ़ा है, आपको कोशिश करनी है कि वो आप शब्द की जगह समानार्थी कुछ शब्दों का प्रयोग करें, अपनी भाषा में लिखें। यहाँ आप देखेंगे एक सिंपल मोनोटोनस भाषा में लिखा हुआ है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। आइए हम देखते हैं कि हम भावार्थ को कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक शॉर्ट नोट बनाए हुए थे, एक पेज का सिंपल शॉर्ट नोट है ये, इसमें पता मैंने किया। भावार्थ में आपको क्रमबद्धता की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सभी लोग जानते होंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। मूल या पर्याय जो है इसका नहीं बदलना चाहिए। भावार्थ जो भी गद्यांश में जो मूल है, जो पर्याय है, उसी से संबंधित आप भावार्थ लिखेंगे। भाषा को 1/2 करेंगे, जितना भी आपको शब्द दिए हैं उनको 1/2 आपको बता दिया है। अन्य पुरुष व परोक्ष शैली का प्रयोग करेंगे। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये मैंने पहले बताया था कि अन्य पुरुष शैली या उत्तम पुरुष शैली क्या होती है। जैसे अगर कहीं पे हम प्रयोग करते हैं शब्दों को मैं, मेरा, तो वो हम उत्तम पुरुष होता है, हम स्वयं के बारे में चर्चा करते हैं। वहीं जब हम सभी, हमारा, सबका, इन सब लोगों के बारे में चर्चा करते हैं तो वो अन्य पुरुष की शैली कहलाती है। तो शैली क्या करनी है, कैसी क्रमबद्धता रहनी चाहिए, कितनी भाषा होनी चाहिए, अर्थ उसका कैसा होना चाहिए, इन 4 पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। अगला, जब हम प्रारूप उसका बनाएंगे, हम प्रारंभ करेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने, फिर हम देखेंगे क्या भाव दे रहा है गद्यांश का, अर्थ गद्यांश में क्या भाव समाहित है, उसको बारे में लिखेंगे कि प्रकृति प्रेम के भाव को व्यक्त किया है या संस्कृति के मानव संबंध के बारे में भाव व्यक्त किया है। अब इस तरह से हम अपना प्रारूप प्रारंभ करेंगे लिखना। ये प्रारंभ करने के बाद जब एक मेन बॉडी हम अपनी लिख लेंगे, गद्यांश को शॉर्ट करके फिर जब हम गद्यांश को ख़त्म करेंगे
भावार्थ जब हम अपना समापन करेंगे उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे। इस प्रकार उक्त गद्यांश में क्रोध, घृणा आदि भाव अंतर्निहित हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाला जो भाव था उसमें अहिंसा का भाव, करुणा का भाव प्रकृति से संबंधित था कि कैसे प्रकृति का मानव सहचर्य रहा है लेकिन आज पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो इस तरह के भाव आपके भावार्थ में आ रहे हैं, आप बातों को लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब आती है कि बात कैसे आप 1/2 या आधा नंबर अधिक लेके आएँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लास्ट में मुख्य भाव, हेडिंग डालेंगे मुख्य भाव। मुख्य भाव में आप लिखेंगे जैसे वात्सल्य का भाव अगर आ रहा है या अहिंसा का भाव है, जो भी प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, जो भी भाव आपको दिए हुए गद्यांश में नज़र आएंगे उनके बारे में आप उस भाव को आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे गौड़ भाव। गौड़ भाव यहाँ पर आप लिखेंगे। एक भाव गौड़ भाव, मुख्य भाव क्या है? मुख्य भाव वो होगा जो गद्यांश के प्रारंभ से लेकर अंत तक लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक गौड़ भाव जो होगा जो पंक्ति दर पंक्ति आएगा। अगर कहीं मान लिया जैसे प्रकृति के बारे में अहिंसा की चर्चा की है कि मानव ने हिंसा का विरोधी रहा है, तो अहिंसा का भाव आया। अगले ही पंक्ति में कहेगा कि लेकिन आज मानव प्रकृति को दूषित कर रहा है, तो ये नकारात्मक आपका भाव आ गया। फिर आप मेन बॉडी को लिखेंगे और जब आप लिखने के बाद कंक्लूड करेंगे तो आप एक लाइन लिखेंगे, इस प्रकार उक्त गद्यांश में ये भाव अंतर्निहित हैं। इसको आप या ऐसे लिखेंगे या अंत में आप लिखने के बाद हेडिंग के रूप में आप लिखेंगे मुख्य भाव। आप मुख्य भाव हेडिंग डालेंगे, जो भी गद्यांश का मुख्य भाव होगा यहाँ लिख देंगे। वही प्रेम का भाव, संवेदना का भाव, इस जो भी भाव आपको मुख्य भाव क्या होता है जो पूरे गद्यांश में ऊपर से अंत तक, शुरू से अंत तक विद्यमान आपको लगे कि हाँ ये भाव हर पंक्ति के अर्थ को व्यक्त कर रहा है, हर पंक्ति में समाहित है, उसे आप लिखेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे गौड़ भाव। फिर आप गौड़ भाव लिखेंगे। गौड़ भाव एक पंक्ति अलग अलग पंक्तियों में आएगा। जैसे मान लो अगर कोई पंक्ति लिखी है कि मनुष्य शुरू से ही हिंसा का विरोधी रहा है, यहाँ अहिंसा का भाव आ गया। अगली पंक्ति लिखी है कि मानव आज पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसके अंदर संवेदनाएं नहीं बची हुई हैं, तो यहाँ संवेदना का भाव आ गया। अलग अलग पंक्ति में अलग अलग भाव आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ प्रेम का भाव जो है ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे ऊपर से गद्यांश में मौजूद है। इस तरह से आप मुख्य भाव को वहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, चौथी हेडिंग सकारात्मक भाव। प्रेम, साहचर्य, ये सब हर्षोल्लास, ये आपके सकारात्मक भाव हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे नकारात्मक भाव की। नकारात्मक भाव में आप जैसे क्रोध, घृणा, इस तरह के भाव नकारात्मक भाव कहलाते हैं। इन्हें आप लिखेंगे अलग अलग। तो जब आप इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे अपने गद्यांश को, अपने भावार्थ को, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, सबसे अलग लगेगा, जिससे कि एग्जामिनर आपको निश्चित ही आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा हर किसी से देगा। और यही आपका मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह से एग्जामिनर से आपको हर प्रश्न में आधा नंबर या 1 नंबर एक्स्ट्रा लेना है। जो अभी यहाँ नहीं समझ में आएगा, आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न के कई खंड होंगे। उन खंड में अगर आप सब में आधा प्रश्न भी अगर अंक प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपके ओवरऑल 10+ मार्क्स को इम्पेक्ट करेगा। कम से कम आप अपनी प्रेजेंटेशन के आधार पर इतने नंबर का एडवांटेज पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे प्रश्न के, हमें खा पार्ट को कैसे अप्रोच करना है। तो दूसरे पार्ट को ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि आप लोग सीसेट में करते हुए आए होंगे, कोई प्रश्न पूछा है उसमें बहुविकल्पी दिया हुआ, वहाँ टिक लगाना हुआ, लेकिन यहाँ उत्तर लिखना है। क्रमबद्धता की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न दिया है उसका गद्यांश में आप उत्तर खोजेंगे, देखेंगे कहाँ उत्तर लिखा हुआ है। 5 अंकों का ये प्रश्न होगा आपको, तो आपको यहाँ इसमें लगभग 50-60 शब्द में इसका आंसर आपको देना है। 7-8 लाइनों में आप
इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण भाग की, गा। अंडरलाइन का अर्थ कैसे लिखना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अंडरलाइन जो भी चीज़ रेखांकित होंगी उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये वाली अंडरलाइन पहली अंडरलाइन है, तो प्रश्न की दिया होगा आपको, प्रश्न पत्र में अंडरलाइन अलग से लिखे हुए आएंगे। जो हमारी आंसर कॉपी होती है उसमें प्रश्न के बाद आंसर लिखने के लिए जगह छोटी हुई होती है, फिर प्रश्न लिखा होता है, फिर जगह छोटी हुई होती है। इस तरह आप देखेंगे जहाँ पहले का गा लिखा होगा वहाँ अंडरलाइन आपकी पंक्ति लिखी हुई होगी, फिर स्पेस दिया होगा। उस स्पेस में आपको फिर से इसको लिखना होगा। जैसे आप लिखेंगे भारत, एक या दो शब्द आप लिखेंगे प्रकृति, फिर आप डॉट 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 लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे भूमि है। और ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, ज़्यादा 2-3 लाइनों में नहीं लिखना, आराम से हो जाएगा। यहाँ स्पेस कम है, मैं बस बता रहा हूँ, तो वहाँ आपको एक ही लाइन में लिखना है। जब इस तरह से आप लिख देंगे फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है, सा संदर्भ व्याख्या। संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखनी है। अब इसमें आपको शीर्षक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको रेखांकित भाग पर ही ध्यान केंद्रित करना है, ना कि संपूर्ण गद्यांश पर। जैसे कि आइए हम देखते हैं, यहाँ भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है, ये है। अगली लाइन, रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी है और प्रहरी भी। ये दोनों ही लाइनें अलग अलग सब परिप्रेक्ष्य को सूचित करती हैं, तो हमें इसके अर्थ गिर्द लिखना है, भारत प्रकृति के संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बातें, लीला भूमि कैसे है। यहाँ पर विश्व में पाई जाने वाली लगभग हर प्रकार की ऋतुएँ आती हैं, विभिन्न नदियों की भूमि है, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, बर्फ़ के मैदान भी हैं, घास के मैदान भी हैं। भारत में लगभग हर चीज़ समाहित होती है, नदियाँ भी हैं। तो इस तरह से प्रकृति की हर वो चीज़ जो दुनिया के किसी भी अन्य देशों में नहीं है, भारत में लगभग पूरा विश्व के दर्शन आपको भारत में ही हो जाएंगे। इस तरह से आपको इसके इर्द गिर्द ही लिखना है। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती है, लेकिन अब ये यहाँ पर आपको समझना है, इसकी कोई शब्द सीमा नहीं है, तो इसका मतलब आप लिखते ही नहीं चले जाएंगे इसको एक पेज तक, या जितना स्पेस दिया है। स्पेस आपको ज़्यादा भी दिया हो सकता है, स्पेस का ध्यान आपको नहीं देना है, टाइम का ध्यान देना है। अगर एक प्रश्न को आप ज़्यादा लिख देंगे तो दूसरे प्रश्न को हल करने का समय कम हो जाएगा, फिर आप उसे पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्द सीमा नहीं दी है तो उस पर नहीं जाना है आपको। वहीं 7-8 लाइनें बहुत से ज़्यादा, हद से हद मैक्सिमम 7-8 लाइनें, आप 5-6 लाइनें भी लिख सकते हैं। लगभग 50 शब्द आपको लिखने हैं, आगे बढ़ना है, लिखने हैं, आगे बढ़ना है। इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना है, 2-3 शब्दों का आपको अर्थ अंत में लिखना है, जिससे आपकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। और हर एक अंडरलाइन में, जैसे अगर आपको 4 अंडरलाइन दी हुई हैं, पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो उसमें 2 में आप शब्दों के अर्थ के बारे में बताएंगे, 2 में नहीं बताएंगे। हर एक में बताना ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 2 में आप बता दीजिए। 3 दिए 2 में बता दीजिए, 4 दिए 2 में बता दीजिए, 2 में छोड़ दीजिए। जैसे स्थूल है, नश्वर बता दिया, अर्थ लिख दिया, समानार्थी शब्द किसी का बता दिया। यहाँ भी आपको अन्य पुरुष व परोक्ष शैली का ही प्रयोग करना है। इसमें आप अंत में टिप्पणी की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ऊपर हमने भावार्थ में टिप्पणी की, उक्त गद्यांश में ऐसा ऐसा कभी लेखक कहना चाहता है, ये भाव निहित है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई कोट याद आ रहा है, प्रकृति से संबंधित है, तो प्रकृति से संबंधित आप किसी कोट को आप लिख सकते हैं। लेकिन सभी अंडरलाइन में आप कोट नहीं लिखेंगे, आप 2 में ही मैक्सिमम एक मुहावरा, कोट इत्यादि को आप लिखिए। जब आप इस तरह से प्रश्न संख्या 1 को लिखेंगे तो निश्चित है कि आपको हर प्रश्न में आधा मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, जो कि आपके टोटल को इंक्रीज करेगा और आप हिंदी में अधिक से अधिक अंक लेके आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में, कि इस प्रश्न का आपको कैसे हल लिखना है, इस प्रश्न को आपको कैसे टैकल करना है।
प्रश्न संख्या 2 का सबसे बड़ा जो सवाल होगा संक्षेपण। हम चर्चा करेंगे संक्षेपण कैसे लिखें, सारांश कैसे लिखें और शीर्षक के बारे में, इन सब तीनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।